नमस्कार। 11 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की याचिका पर एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि हारा हुआ उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहे तो उसे बताना होगा। इसलिए ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़खानी नहीं करनी है, ना तो उसका डाटा डिलीट करना है और नहीं डाटा रीलोडेड करना है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म है, उसका कहना था कि चुनाव आयोग की ओर से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से मैच नहीं खाते। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर क्या फैसला दिया था, उस फैसले की प्रमुख बिंदुओं पर अगर अपन बात करें तो 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल महीने में कहा था कि सिंबल लोडिंग हो जाए, लोडिंग की प्रक्रिया को पूरा होने के बाद सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वीवीपैट वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल यानी वीवीपैट के मतों की गणना का परीक्षण किया जाए। क्या चुनाव निशान के अलावा पार्टी का बारकोड भी हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2024 में कहा था। फैसले के बाद उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए ईवीएम की जांच का रास्ता खुल गया है। साथ ही ये भी ध्यान रखना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर पे जो उम्मीदवार रहते हैं वो उम्मीदवार रिजल्ट के 7 दिन के भीतर है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी का इंजीनियर इसकी जांच करेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई। लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की कुल 5% ईवीएम की मशीनों की ही जांच की जाएगी, सबकी नहीं होगी। कुल 5% मशीनों की जांच होगी और उन 5% मशीनों का चुनाव, कौन कौन सी ईवीएम मशीनों की जांच करवानी है, ये या तो कैंडिडेट खुद तय करेगा या कैंडिडेट की ओर से कोई प्रतिनिधि ये तय कर लेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जांच का खर्चा है ये उम्मीदवार को उठाना होगा। अब जांच में खर्चा कितना आएगा, समय कितना लगेगा, ये सब निर्वाचन आयोग के द्वारा जल्दी ही बतानी होगी। दूसरा, यहां पर जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो उम्मीदवार की ओर से जो खर्चा लिया गया है, उम्मीदवार की से वसूला गया खर्चा है, ये वापस लौटाना होगा। थोड़ा सा हम ईवीएम के इतिहास पर भी अगर नजर डालें तो ईवीएम का पहला प्रयोग 1982 में हुआ था, केरल राज्य में हुआ था। केरल राज्य की एक विधानसभा सीट थी पराऊर। उस विधानसभा सीट पर 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का प्रयोग हुआ था। 1982 में जब ईवीएम का पहली बार प्रयोग हुआ था तो वहां पर एसी जोश नामक एक उम्मीदवार थे, वो चुनाव हार गए तो वो कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने वहां चुनाव को रद्द कर दिया था और वहां दोबारा से चुनाव करवाए थे, क्योंकि ईवीएम कोई एक तरह से यूं कहें वैध नहीं था उस समय तक। दिसंबर 1988 में 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में सेक्शन 61 ए जोड़ा था, यानी कि धारा 61 ए जोड़ी थी और ईवीएम के प्रयोग का रास्ता साफ कर दिया था। ईवीएम का पहली बार प्रयोग नवंबर 1998 में 1998 में मध्य प्रदेश की 5 विधानसभा सीटें, राजस्थान की 6 विधानसभा सीटें और दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों पर ईवीएम का प्रयोग किया गया था। 2004 के लोकसभा चुनाव में देश में 17.5 लाख ईवीएम के साथ पहली बार आम चुनाव करवाए गए थे, जो पूरे देश में सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में
प्रयोग हुआ था। इसके ईवीएम मशीन में 2 यूनिट होती है। बैलेटिंग यूनिट के माध्यम से वोट डाला जाता है। वोट खत्म होने के बाद मतदान अधिकारी अपने पास रखी कंट्रोल यूनिट को बंद कर देता है। ईवीएम में 2000 वोट डाले जा सकते हैं। एक ईवीएम मशीन में केवल 2000 वोट डाले जा सकते हैं और एक बैलेटिंग यूनिट में 16 कैंडिडेट शामिल किए जा सकते हैं। 16 से ज्यादा कैंडिडेट अगर कहीं होते हैं तो वहां पर एक और जोड़ दी जाती है। ईवीएम मशीन में बिजली का प्रयोग न होकर 6 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग होता है और 1989 में ईवीएम की खर्चे की बात करें ना तो लगभग 5,500 के लगभग रुपए में ईवीएम मशीन तैयार होती थी। ये थी ईवीएम से जुड़ी हुई जानकारी और आज के सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। धन्यवाद।